चलिए आज हम लोग फिजिक्स का अंतिम क्लास से करेंगे। बोलिए श्यानता। अच्छा श्यानता पिछले दिन नहीं किए थे क्या? नहीं किए थे। श्यानता मीन सिर्फ होता है गाढ़ापन और कुछ नहीं। श्यानता मीन होता है गाढ़ापन, विस्कस कितना। श्यान जब भी कहेंगे ना तो समझना गाढ़ापन श्यानता। श्यानता माने हो गया गाढ़ापन, श्यानता गुणांक का मतलब हो गया कौन कितना गाढ़ा है। जैसे पानी ज्यादा श्यानता गुणांक होगा कि आपका अलकतरा, अलकतरा कितना गाढ़ा है उसको श्यानता गुणांक से सूचित करते हैं। और श्यानता के कारण ही हवा में बादल तैरते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, बादल के तैरना, तो आपको आंसर देना है किसके कारण? श्यानता। इसी के कारण जब कोई व्यक्ति पैराशूट लेकर कूदता है तो शुरू में उसका वेग बढ़ता है और फिर एक समान हो जाता है। ये दो क्वेश्चन मेन श्यानता से आपका रहता है। चलिए तो लिख लीजिए, पिछला दिन मैकेनिक्स जो चल रहे थे उसी में एक शब्द लिख दीजिए श्यानता। श्यानता विस्कोसिटी, श्यानता विस्कोसिटी बर्नौली प्रमेय के नीचे लिख दीजिए। और कोई टर्म आपको लगेगा तो बताओ, उसको सब चीज पढ़ेंगे, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। किसका? स्टॉक प्राइस में आ जाएगा, अभी जस्ट पढ़ेंगे। वो तो करंट में ना, तो करंट में चलेंगे, अभी चलेगा वो। चलिए श्यानता विस्कोसिटी डैश लिख दीजिए। या किसी द्रव के या किसी तरल के कर दो, या किसी तरल के गाढ़ेपन को दर्शाता है, या किसी तरल के गाढ़ेपन को दर्शाता है, या किसी तरल के गाढ़ेपन को दर्शाता है। नीचे डबल स्टार लाके डैश लिख दीजिए। ये बहुत अच्छा प्रश्न यहां से बनता है। डबल स्टार लाके डैश लिख दीजिए। ताप बढ़ने से द्रव का श्यानता घटता है, द्रव का श्यानता घटता है, द्रव का श्यानता घटता है और गैस का श्यानता बढ़ता है, और गैस का श्यानता बढ़ता है। नीचे लिख दीजिए श्यानता के उदाहरण, श्यानता के उदाहरण। श्यानता के कारण, श्यानता के कारण जब पानी को घुमाकर छोड़ते हैं, जब पानी को घुमाकर छोड़ते हैं तो कुछ समय के बाद वह स्थिर हो जाता है, तो कुछ समय के बाद वह स्थिर हो जाता है, स्थिर हो जाता है। दूसरा नंबर लिख दीजिए हवा के सतह पर, हवा के सतह पर बादल तैरता है, बादल तैरता है। नेक्स्ट, शहद को किसी बर्तन से गिराने पर, शहद को किसी बर्तन से गिराने पर वह जल के तुलना में अधिक देर से गिरता है, वह जल के तुलना में अधिक देर से गिरता है, जल के तुलना में अधिक देर से गिरता है, अधिक देर से गिरता है। नीचे लिख दीजिए स्टॉक का नियम लिक्विडस, स्टॉक का नियम लिक्विडस। लिखिए जब किसी पदार्थ को, जब किसी पदार्थ को श्यान माध्यम में गिराते हैं, जब किसी पदार्थ को श्यान माध्यम में गिराते हैं तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता है, तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता है, प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता है और फिर एक समान हो जाता है, और फिर एक समान हो जाता है। नीचे स्टार लाके लिख दो डैश देखिए। स्टॉक के नियम से, स्टॉक के नियम से जब कोई व्यक्ति पैराशूट लेकर कूदता है, जब कोई व्यक्ति पैराशूट लेकर कूदता है, पैराशूट लेकर कूदता है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता है, तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता है और फिर एक समान हो जाता है, और फिर एक समान हो जाता है। चलिए कलम रखें, बढ़िया से इन बातों को हम लोग समझेंगे। ध्यान दीजिए पिछले दिन हम लोग चल रहे थे तरल का प्रवाह। तरल का ही एक गुण है श्यानता। ये क्या है? जब तरल का कोई परत चलता है तो दूसरा परत उसका विरोध करता है कि कहां जा रहे हो, लेकिन फिर वो भी चल देता है। तीसरा उसका विरोध करता है, चौथा उसका विरोध करता है, और इस प्रकार जैसे जैसे नीचे आओगे ये विरोध करने वाले गुण को ही विस्कोसिटी श्यानता कहते हैं। इसी के कारण तुम देखे होगे शहद को एक बर्तन में लेके गिराए, क्या तुरंत गिरेगा? नहीं, पहला परत चलेगा तो दूसरा विरोध, तीसरा विरोध, धीरे धीरे आएगा। अलकतरा लेके गिराएंगे तो और देर से गिरेगा, कारण उसका श्यानता और ज्यादा। पानी गिराएंगे तो शहद की तुलना में जल्दी गिरेगा, कारण उसका श्यानता कम है। नदी में पानी का ज्यादा वेग होता होगा ऊपरी सतह पर के नीचे, तो ऊपरी सतह पर नीचे वाला तो उसका विरोध करता है। कई लोग कहता है कि अंदर अंदर धारा है, तो फिर मत रहना। जो सिस्टम है ऊपर निचला तो उसका विरोध करने वाला गुण होता है। और इसी कारण से जब हम बादल को देखते हैं तो हवा के सतह पर वो चाहता है गिरे, श्यानता के कारण विरोध होता है और वह बादल का कण हवा में तैरता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा आएगा। बादल हवा में तैरता है किसके कारण? श्यानता। शहद गिराएंगे तो पानी की तुलना में देर से गिरेगा, क्योंकि शहद का श्यानता पानी से अधिक होता है। और इसी के कारण जब बर्तन में पानी घुमा के छोड़ दे तो पानी घूमते रहेगा कि रुक जाएगा? रुक जाएगा। किस गुण के कारण रुकेगा? श्यानता के कारण। और इसी से संबंधित एक नियम है किसका? स्टॉक का। स्टॉक ने कहा कि जब कोई भी वस्तु को श्यान माध्यम में गिराओ
तो श्यान माध्यम उसका विरोध करेगा और शुरू में उसका वेग बढ़ेगा, लेकिन फिर इस विरोध के कारण, श्यान बल के कारण वेग एक समान हो जाएगा। और इसी स्टॉक के नियम से पैराशूट लेके जब कोई कूदता है तो शुरू में उसका वेग बढ़ता है और फिर एक समान हो जाता है। बोलो क्लियर है सबका? एक अच्छा प्रश्न है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पानी का श्यानता घटेगा, लेकिन गैस का श्यानता बढ़ेगा। गैस में टक्कर बढ़ जाए तो ताप बढ़ने से गैस का श्यानता बढ़ता है और द्रव का श्यानता घटता है। अब श्यानता और स्टॉक का नियम कंप्लीट हो गया। और कोई बात टॉपिक लग रहा है तो बोलो, हम लोग पहले करके तब करंट में चलेंगे। सब मन पसंद है, हम खाली खत्म नहीं बोलेंगे, तुम्हारे मन में कुछ भी है बोलो, सब पढ़ा दे। टाइम बहुत है ना, इसलिए कहीं चिंता नहीं है। आओ कल खोज के भी लगेगा कि हाँ ये बाकी तो पढ़ा दे, बस इसलिए कोई नहीं कि सिलेक्टेड रहे। तो मैकेनिक्स में हमारे समस्या हो गया, तुमको समझ देंगे, बैठ के खोल लेना, कोई बात लगेगा नहीं समझे तो फिर हम उसको समझा लेंगे। अब अभी शुरू किया जाए इलेक्ट्रिक करंट। करंट जब आपको पढ़ा रहे थे तो वहां पे जगह छोड़वा दिए थे और हेडिंग दिलाए थे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। था हेडिंग मिला, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। करंट जहां पे पढ़ रहे थे वहां पे आपका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव आ जाएगा। जो नालायक लोग को नहीं मिल रहा है हेडिंग दे दो, कई लोग पढ़ना छोड़ने का नाम ही नहीं जानते। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, हेडिंग दो। तुमको नहीं मिला ना, मारो हेडिंग, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। चलिए ध्यान दीजिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को बढ़िया से हम लोग को सुनना है। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले एक शब्द है, इसका नाम है चुंबक, मैग्नेट। एकदम इंपॉर्टेंट बात ध्यान देंगे। चुंबक का खोज मैग्नीशिया शहर में हुआ और मैग्नीशिया शहर में खोज होने के कारण इसका नाम मैग्नेट पड़ा। देखिए, शुरुआत में लोग नहीं जानते थे कि कुछ चुंबक ऐसा होता है। एशिया माइनर का जगह है मैग्नीशिया, अभी भी जगह है, वहां चुंबक का पहाड़ है। अभी भी कई जगह पर चुंबक के पहाड़ है जिसके ऊपर से जहाज उड़ना मना होता है, क्योंकि जहाज उड़ेगा तो कोई पार्ट उसका ब्रेक कर सकता है, तो इसलिए वहां रेड अलर्ट होता है कि इसके ऊपर से नहीं जाओ। अब उस मैग्नीशिया में बहुत सारे जंगल थे। उस समय लोग लोहा के खोज शुरू किए हुए थे और लकड़ी के चप्पल खड़ाऊ जैसा पहनते थे और नीचे लोहा का पत्थर ठोक देते थे कि घिसे नहीं, डंडा में लोहा के किल लगा देते थे और लोग अपना रहते थे। एक भेड़ चराने वाला था, उस बेचारे का पूरा भेड़ भुला गया। भेड़ में दिक्कत है कि एक तो नहीं बुलाता, सब भेड़ अपने एक हेड मान लेता है कि मेरा हेड ही है और अपना दिमाग का स्विच ऑफ कर लेता है, ये हेड जो कर रहा है वो सही है, बस बाकी दिमाग नहीं लगा। और इसीलिए भेड़ चराने वाले को देखना कि कई भेड़ में एक दो भेड़ में एक कपड़ा गोल बांधा रहा है, वो हेड है, अब बस उसको सड़क टपा दिए तो बाकी भेड़ बस उसमें आगे मुड़ी सटा के चलता है, देख के नहीं चलता। वो जिधर चला बस मुड़ी सटाया हुआ है, बस चल देना। अगर कुआं में कूदा तो बाकी सीधे सोचेगा कि जरूर कोई बात है, मेरा हेड है, तो बुद्धि कुछ लगाया होगा, चलो हम लोग भी, उसमें दिमाग किंतु परंतु नहीं लगा। और जब बेचारा का पूरा भेड़ भुला गया तो वो इधर खोजने के लिए चल दिया। अब लोग जनरली इधर नहीं जाते थे, इससे दूर बसते थे। लोग मानते थे कि उधर भूत रहता है, डर से नहीं जाते थे। गांव में जिधर लोग कम जाता है उधर भूत रहता है, ये एक बात। भूत वहीं रहता है जहां लोग जल्दी नहीं जाता, तो लोग डर से नहीं जा रहे थे। लेकिन इस बेचारे को भेड़ खोजना था तो बेचारा चल दिया। जब गया तो एक पहाड़ देखा, पहाड़ पर जैसे ही चढ़ा पहला डेग में ही समझ गया कि भूत है और डर लिया, क्योंकि उसका चप्पल के नीचे लोहा था और वो सट गया। डंडा रखा, डंडा के नीचे लोहा था, वो सट गया, न डंडा उठ रहा है न चप्पल। वो समझ गया कि भूत के प्रभाव में पड़ गए। अब तुम्हें बताओ, तुमको मालूम चले गांव में उधर भूत है और अकेले जाओ और पैर धरा जाए तो समझ रहे हो हनुमान चालीसा कितना कसके पड़ेगा। उसी प्रकार बेचारे डरते डरते डंडा छोड़ा देखा बच रहा है, चप्पल छोड़ा देखा बच रहा है, भागा सीधे गांव और कहा कि भेड़ भी नहीं मिला और आज तो भूत के पैर में पड़ गए। पूरा गांव लाठी डंडा लेके चल दिया और पूरे गांव चलते तो आदमी अच्छा भूत को देख लेगा, तो डर नहीं। अब गांव वाले लोग नजदीक ही पहुंचे तो समझ गया कि भूत है, क्यों? डंडा उसका खड़ा था, तो कहा कि है तो कंफर्म, देखो उसका डंडा अभी भी खड़ा। और नजदीक पहुंचने के बाद लोग डंडा से दूर से सटा रहे, तो जिसके डंडा में लोहा है सट गया, फिर 4-5 मिलकर खींचे खींचा गया। अब कोई कोई व्यक्ति के डंडा में लोहा नहीं था तो उन लोग सटाए तो नहीं सटे, तो कहा देखा नहा धोवा के चले तो फायदा, हमको भूत नहीं धरा। वो बेचारा अपना प्रकोप समझ रहा, लेकिन धीरे धीरे वो लोग समझ गया कि लोहा को ही सटाता है, डंडा उल्टा है नहीं सटा। तो उन लोगों ने कहा कि यह एक सजीव है और लोहा खाने वाला जीव है, लोहा आता है तो खींच लेता है, धीरे धीरे उसको खा जाता है। लेकिन बाद में अब चूंकि मैग्नीशिया में खोज हुआ इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? मैग्नेट। भारत के लोग देखे लोहा को खींच लिया, जस्ट लाइक चुंबन कर लिया, और भारत के लोग उसको चुंबन से चुंबक बोल। अब इसमें भी कई नालायक लोग हैं जो चुंबक के चंबुक बोलता है, ये चंबुकों वाला कई लोग हो, तो चंबुक कुछ नहीं होता, जब बोलेगा तो चुंबक, और यह मैग्नेट। चंबुक वाला जो लोग है वहां से चंबुक खत्म कर देगा। अब ध्यान दीजिए, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है विलियम गिलवर्ट। विलियम गिलवर्ट इस पर गहरा रिसर्च किए और उन्होंने एक पुस्तक लिखा द मैग्नेट। और इस पुस्तक में उन्होंने व्याख्या किया कि लोहा खाने वाला जीव नहीं है, मैग्नीशिया में खोज हुआ मैग्नेट है, इसके कुछ अलग गुण है और उस गुण के अंतर्गत इन्होंने पहला डिफिनेशन दिया ध्रुव का, पोल का। अच्छा कोई बच्चे मालूम है आपको कि आपको एक लोहा दे और एक चुंबक दे, एकदम दोनों एक जैसा है और कुछ नहीं दे और कुछ नहीं, कैसे जानोगे कौन लोहा है कौन चुंबक है? कोई बता सकता है? एक लोहा है एक चुंबक है, दोनों एक जैसा और कुछ नहीं, कैसे जानेंगे कौन लोहा कौन चुंबक? कराओ सुनो, जो घींच लगा रहे लोहा को ऐसे लागोगे तो चुंबक खींचा जाएगा, चुंबक के पास लोहा लागोगे, कौन किसको खींच रहा है पता चले, ये कौन बात हुआ? लोहा रख के चुंबक करोगे तो खट सट जाएगा, चुंबक करके लोहा करोगे खट सट जाएगा। फिर हाँ देखिए, चलिए खड़ा होइए, सुनते जाओ, बुद्धि सुनते हैं। बांध देंगे और कुछ नहीं है, रस्सी कहां से लगा बांधेगा? तुम्हारे पास लोहा चुंबक के अलावा कुछ नहीं है, तो बनेगा कहां? रस्सी नहीं, बैठ जाइए। और बुद्धिमान लोग हाँ देखो बता रहे हैं, कहो सुनोगे नोट्स, अरे तो रस्सी रहेगा तो ना, रखने से कुछ नहीं होगा। चलो इससे बुद्धि लगता है कुछ काम कर रहा है, बोलो ऐसे जानेंगे जो आकर्षित करेगा, लोहा के चुंबक खींचेगा, चुंबक को लोहा खींचेगा, ये थोड़ा पता चलेगा कौन किसको आकर्षित कर रहा है। बैठिए, हाँ देखो एक इंजीनियर साहब है, बोलिए तोड़ सकते हैं, मारे ना लगे तोड़ देंगे, जो बढ़िया चुंबक हो तोड़ के फिर में लगे सब। तो आओ इंजीनियर ऐसा कि तोड़े वाला इंजीनियर सब सुनो। अब ध्यान दो, जो मेन बात समझाना है उसको अब सुनो बढ़िया से। चुंबक और लोहा और कुछ नहीं, तो हम लोग को करना बस एक ही काम है, ऊपर नीचे और बीच में सटाएं, ऊपर नीचे और बीच में सटाएं। चुंबक का हर जगह आकर्षण समान नहीं होता, चुंबक के सिर्फ ध्रुवों पर आकर्षण ज्यादा होता है। चुंबक का वह भाग जहां आकर्षण सबसे ज्यादा होता है उसको पोल ध्रुव कहते हैं, और इसीलिए हम ऊपर सटाएंगे, नीचे सटाएंगे और बीच में सटाएंगे। अगर ऊपर नीचे सटा अब बीच में नहीं सटा तो ये चुंबक है, जितना ऊपर सटा उतने नीचे सटा उतने बीच में सटा तो यह चुंबक है, ये लोहा है। बात समझेगा, लटकाना उटकाना नहीं है, तोड़ना नहीं है।
हम लोग को सिंपल समझना है, ऊपर नीचे और बीच में सटा है, सभी जगह बराबर सट रहा है तो यह चुंबक ये लोहा, अगर ऊपर नीचे ज्यादा और बीच में कम सटा तो यह चुंबक यह लो। यानी हमको समझना है क्या चुंबक के हर जगह पावर बराबर है? नहीं, चुंबक का वह भाग जहां आकर्षण सबसे ज्यादा है उसको ध्रुव कहते हैं। और किसी भी चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब इंपॉर्टेंट बात, क्या चुंबक के ध्रुव को अलग कर सकते हैं? जल्दी बोलो। अगर इसको तोड़ दें तो क्या नॉर्थ अलग और साउथ अलग होगा? चुंबक का हर टुकड़ा चुंबक होता है कि नॉर्थ साउथ ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाए। इसीलिए क्वेश्चन आएगा, क्या एकल ध्रुव अस्तित्व में हो सकता है? एकल मींस अकेले ध्रुव रह सकता है? नहीं। क्या एकल आवेश रह सकता है? अकेले आवेश 3 कूलम हो सकता है कि नहीं? तो हो सकता है। अकेले 3 कूलम, अकेले -3 कूलम आवेश हो सकता है, लेकिन अकेले नॉर्थ अकेले साउथ नहीं हो सकता। तुमको दे देगा कौन सही है? एकल ध्रुव और एकल आवेश का अस्तित्व नहीं होता है, गलत है। एकल ध्रुव होता है, एकल आवेश नहीं होता है, गलत है। एकल आवेश होता है, एकल ध्रुव नहीं होता है, सही लाइन। बोलो जी, लाइन क्लियर है सबका? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, चुंबक के ध्रुवों के बीच में जो लंबाई होगी इसको चुंबकीय लंबाई कहते हैं, और चुंबक के कुल लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। ज्योमेट्री के अनुसार शुरू से अंतिम ज्यामितीय लंबाई, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की दूरी को चुंबकीय लंबाई कहते हैं। बोलो बड़ा कौन होगा, चुंबकीय की ज्यामितीय? ज्यामितीय। और इसीलिए चुंबकीय लंबाई बटे ज्यामितीय लंबाई 5/6 होता है। क्वेश्चन देगा ज्यामितीय लंबाई 24 cm है तो चुंबकीय लंबाई तो काट देंगे 20 cm हो जाए। बोलो जी, क्लियर है सबका? अब एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण, धीरे धीरे लाइन हम लोग चलते जाएंगे, पहले इतनी बात को नोट करते चले और धीरे धीरे हम लोग बढ़ते जाएंगे। नीचे लिख दीजिए, नीचे डैश तक लिखिए। कहा नाश्ता खींच लिया ना, कई बजे टाइम बिना खेले तो जाएंगे नहीं, क्लास छोटे तो छोटे। नीचे डैश तक लिखिए, चुंबक का खोज मैग्नीशिया में होने के कारण, चुंबक का खोज मैग्नीशिया में होने के कारण इसका नाम मैग्नेट पड़ा। मैग्नीशिया में होने के कारण इसका नाम मैग्नेट पड़ा। नीचे डैश देखिए, द मैग्नेट पुस्तक की रचना, द मैग्नेट पुस्तक की रचना डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने किया। द मैग्नेट पुस्तक की रचना डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने किया। डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने किया। नीचे लिख दो, ध्रुव पोल लिकेडस, ध्रुव पोल लिकेडस। चुंबक का वह भाग, चुंबक का वह भाग जहां आकर्षण सबसे अधिक होता है, जहां आकर्षण सबसे अधिक होता है ध्रुव कहलाता है। जहां आकर्षण सबसे अधिक होता है ध्रुव कहलाता है। नीचे डैश देखिए, चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। पहला नंबर उत्तरी ध्रुव, दूसरा दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव के ब्रैकेट में N, दक्षिणी ध्रुव के ब्रैकेट में S, दक्षिणी ध्रुव। नीचे स्टार लगाकर देखिए, चुंबक के ध्रुव को अलग नहीं किया जा सकता है, चुंबक के ध्रुव को अलग नहीं किया जा सकता है, अलग नहीं किया जा सकता है। नीचे डैश देखिए, एकल ध्रुव का अस्तित्व होता है, एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है, एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है, परंतु एकल आवेश का अस्तित्व होता है, परंतु एकल आवेश का अस्तित्व होता है। नीचे एक फिगर बना दीजिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इसके बीच की लंबाई यही चुंबकीय लंबाई है, ये चुंबकीय लंबाई है, और यहां से लेके यहां तक ये जो देख रहे हैं यह ज्यामितीय लंबाई है। नीचे चुंबकीय लंबाई बटे ज्यामितीय लंबाई बराबर 5/6 होता है, 5/6 होता है, बराबर 0.8 कर देना, कई बार पॉइंट में भी दे दे। चलिए नीचे लिख दीजिए, चुंबक के गुण, चुंबक के गुण, चुंबक के गुण। पहला नंबर लिख दीजिए, आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण, आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण, आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण। चलिए ध्यान दीजिए, आकर्षण प्रतिकर्षण का मतलब है चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है और असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। अगर नॉर्थ और साउथ है तो बोलो भागेगा कि खिंचाएगा? खिंचाएगा। लेकिन साउथ और साउथ है तो भागेगा। आप चुंबक को खदेड़ा खदेड़ी किए हो तो जब वो भाग रहा है, वो खदेड़ रहा है तो समझना समान ध्रुव है, उलट देंगे तो सट जाएगा। असमान ध्रुव में आकर्षण और समान ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है। तो लिख दीजिए डैश देखिए, चुंबक के समान ध्रुव में, चुंबक के समान ध्रुव में प्रतिकर्षण, समान ध्रुव में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुव में आकर्षण होता है, असमान ध्रुव में आकर्षण होता है। चलिए नीचे सेकंड गुण लिख दीजिए, दिशा निर्देशन, दिशा निर्देशन।
दिशा निर्देशन का मतलब है दिशा बताने वाला। और देखो पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह कार्य करती है और पृथ्वी में भी दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जब चुंबक लटकाएंगे तो पृथ्वी का नॉर्थ तो चुंबक का साउथ, पृथ्वी का साउथ तो चुंबक का नॉर्थ। इसीलिए स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में स्थिर होता है। क्यों? पृथ्वी भी चुंबक की तरह काम करती है और समान ध्रुव में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुव में आकर्षण होता है। तो लिख दीजिए दिशा निर्देशन डैश देखिए, स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक, स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण की दिशा में स्थिर होता है। नीचे छोटा सा हेडिंग दो, पृथ्वी के चुंबकीय अवयव। पृथ्वी के चुंबकीय अवयव, पृथ्वी के चुंबकीय अवयव। चलिए ध्यान दे, पहला तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या पृथ्वी चुंबक है? हाँ या ना? पृथ्वी चुंबक है बढ़िए। चुंबक होगा तो चुंबक का हर टुकड़ा चुंबक होगा। अगर पृथ्वी चुंबक रहेगा तो चुंबक पृथ्वी का टुकड़ा ढेला चुंबक होगा। लोहा में सटता है नहीं। चुंबक में आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण है। कभी तो वो ढेला को देखा खदेरा खदेरी करते, इसलिए पृथ्वी चुंबक नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, पृथ्वी चुंबक नहीं है, लेकिन स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण में स्थिर है, क्योंकि पृथ्वी में भी चुंबक जैसा दो ध्रुव है, नॉर्थ और साउथ। तो पृथ्वी चुंबक नहीं है, चुंबक जैसा कार्य करता है। कई लोगों को फिर पछता नहीं, ये कौन बात है, चुंबक नहीं है चुंबक जैसा कार्य करता है। ये वैसा ही बात है जैसे कोई तुम्हारा साथी फटाक से दीवार पर चढ़ जाए, फटाक से पेड़ पे चढ़ जाए, तो तुम उसको कहो कि एकदम बंदर है, तो कहेगा बंदर है, तो मेरा पूछ कहां है? वो बंदर नहीं है, बंदर जैसा काम करता है। तो दोनों बात में अंतर है, आदमी बंदर नहीं है लेकिन लक्षण बंदर वाला। उसी तरह का हाल है पृथ्वी का, पृथ्वी चुंबक नहीं है, चुंबक जैसा कार्य करता है। तो नीचे पहले डैश लिख दीजिए, पृथ्वी चुंबक नहीं है, पृथ्वी चुंबक नहीं है, यह चुंबक जैसा कार्य करता है, यह चुंबक जैसा कार्य करता है, चुंबक जैसा कार्य करता है। नीचे डबल स्टार लगा के लिख दो, पृथ्वी के चुंबकीय अवयव की संख्या 3 है, पृथ्वी के चुंबकीय अवयव की संख्या 3 है। पृथ्वी के चुंबकीय अवयव की संख्या 3 है। पहला नंबर लिख दो नमन कोण, पहला नमन कोण, दूसरा दिक्पात, दिक्पात, और तीसरा क्षैतिज क्षेत्र, क्षैतिज क्षेत्र। देखो बहुत अच्छा प्रश्न आएगा, कौन पृथ्वी के चुंबकीय अवयव नहीं है? नमन कोण, दिक्पात, वज्रपात और क्षैतिज क्षेत्र। लड़का सोचता है कि वज्रपात तो जरूर होगा और दिक्पात होगा तो होगा, उल्टी पुल्टी मार देता। ये तीनों का नाम एकदम ठीक रखेगा। ये तीन ऐसे पहलू हैं जिससे मालूम चलता है कि हम पृथ्वी पर कहां हैं, और चुंबक से मालूम चलता है, इसलिए इसको चुंबकीय अवयव कहते हैं। तो पृथ्वी के चुंबकीय अवयव 3 है, कौन कौन? नमन कोण, दिक्पात और क्षैतिज क्षेत्र। एक थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे नमन कोण, बढ़िया से सुनना आप। देखो पृथ्वी में जो आप पढ़े हो कि बीच में विषुवत रेखा है, ऊपर उत्तरी ध्रुव है, कर्क रेखा है, मकर रेखा है, सब पढ़े हो। कैसे जानेंगे कि हम कहां पे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो ये, तुमको कोई आंख बंद करके और 6 महीना तक यात्रा कराए और 6 महीना बाद कहे मुबारक हो तुम उत्तरी ध्रुव पर आ गए, तो क्या तुमको लगता है उत्तरी ध्रुव से देखेंगे तो पृथ्वी में एकदम लगेगा कि बाकी सब गर्म है? नहीं, पृथ्वी इतनी बड़ी है कि आपको जहां जाइएगा सब लगेगा ऊपर में ही। आप पटना ही में हो तो आपको लग रहा है कि धरती के ऊपर हम ही है, पता नहीं इंग्लैंड वाला सब कैसे लटका हुआ हो, और जबकि एक्चुअल में आप ही लटके हुए हो, कर्क रेखा यहाँ पे। तो कैसे जानेंगे कि हम लोग ध्रुव पर, ये कैसे जाने? तो कहता है इसके लिए हम लोग एक चुंबक लेंगे, तीनों चुंबक का गुण है और इस तीनों से हम लोग धरती पर कहां है ये निकाल सकते हैं, और इसीलिए इसका नाम चुंबकीय अवयव है। नमन कोण का मतलब है स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण में होता है लेकिन हल्का उठा होता है, और क्षैतिज से जो कोण बनाता है इस कोण को ही नमन कोण कहते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है इस कोण को ही क्या कहते हैं? नमन कोण। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम इस चुंबक को विषुवत रेखा पर लटकाएंगे तो एकदम सीधा खड़ा होगा और नमन कोण 0 डिग्री होगा। अगर इंडिया में लटकाएंगे तो हल्का उठेगा। अगर हम ध्रुव पर रहेंगे तो चुंबक बांध के लटकाएंगे तो लटकाएंगे ऐसे, लेकिन चुंबक हो जाएगा ऐसे। जब रस्सी बांधेंगे कहेंगे यार ऐसे रहो, कहेगा ना ऐसे रहेंगे, नॉर्थ पोल साउथ की ओर खींचा जाएगा या साउथ नॉर्थ की ओर खींचा जाएगा। बोलो नमन कोण क्या डिग्री होगा? 90। तो जब चुंबक बांधे और चुंबक खड़ा हो जाए तो कहेंगे कि वो समझ गए ध्रुव पर। तो सबसे कम नमन कोण विषुवत रेखा पर होता है कितना? 0 डिग्री, और सबसे ज्यादा ध्रुव पर होता है 90 डिग्री। तो थोड़ा हम लोग इसका डिटेल कर लेंगे, इस सब उतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। नीचे लिख दीजिए नमन कोण लिख डैश, नमन कोण लिख डैश। देखिए स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक, स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक, स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है, चुंबक क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है उसे नमन कोण कहते हैं, उसे नमन कोण कहते हैं। नीचे डैश देखिए, विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान, विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान सबसे कम 0 डिग्री, सबसे कम 0 डिग्री, 0 डिग्री, और ध्रुव पर नमन कोण का मान, ध्रुव पर नमन कोण का मान सबसे अधिक 90 डिग्री होता है। अब तो ये बताओ सारे बच्चे समझ गए होंगे हम धरती पर कहां हैं। इसकी जानकारी हम लोग को किससे मिलती है? चुंबकीय अवयव। और पृथ्वी के चुंबकीय अवयव कितने हैं? 3, नमन कोण, दिक्पात और क्षैतिज क्षेत्र। नमन कोण सबसे ज्यादा ध्रुव पर क्या डिग्री? 90, सबसे कम विषुवत रेखा पर। देखो एक गहराई का क्वेश्चन दे देते हैं, क्वेश्चन लिखो,
दिल्ली में नमन कोण का मान 18 डिग्री है, 18 डिग्री है। और लंदन में नमन कोण डेल्टा है, ऐसे लिख दो डेल्टा पड़ेगा। और लंदन में नमन कोण डेल्टा है तो निम्नलिखित में सही होगा, चॉइस ए डेल्टा बराबर 18 डिग्री, चॉइस बी डेल्टा ग्रेटर देन 18 डिग्री, चॉइस सी डेल्टा लेस देन 18 डिग्री, डी इनमें से कोई नहीं। दिख रहा है आधा से ज्यादा बच्चा तो लंदन और डेल्टे देख के सीधे अगला पड़ेगा, लंदन बनेगा उससे। अब सोच लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसको जरा गहराई से समझो। भारत के बीच से कर्क रेखा गुजरता है और यही दिल्ली है, यहाँ 18 डिग्री है। लंदन कहाँ, इंग्लैंड ऊपर है और यहाँ पर डेल्टा है। तो बोलो नमन कोण ज्यादा लंदन में होगा कि भारत में? लंदन में ज्यादा होगा, यानी डेल्टा ज्यादा होगा कि 18? तो ये ज्यादा होगा तो पटक के भाला भोग देगा, इतना कैसे नहीं भोगेंगे, थोड़ा धीरे भोगेंगे। और सही आंसर बी हो। नहीं समझ पाते, आपको अपने से क्वेश्चन पे बुद्धि लगाना है, तो जान के एक बुद्धि वाला क्वेश्चन दे दिए लंदन में ऐसा है और जो लड़का सोच गया तो सही हो गया। चलिए नीचे हेडिंग दो, चुंबकीय पदार्थ। कलम रखें। हर चीज हम चाह रहे हैं कि एकदम तुम्हारी मेमोरी में एकदम आते जाए, एकदम समझते हुए आराम से चलें। चुंबक भी हम खूब गहराई से चले, तब चुंबक और धारा के प्रवाह दोनों के संबंध को हम लोग चलेंगे। देखिए चुंबकीय पदार्थ क्या है, तो कहता है कि चुंबक के अनुसार से जो पदार्थ हैं उसको 3 भागों में बांटते हैं। एक को हम लोग कहते हैं प्रतिचुंबकीय, अंग्रेजी में इसको डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, डायमैग्नेटिक। दूसरा नंबर का नाम है अणुचुंबकीय, और अणुचुंबकीय को हम लोग पैरामैग्नेटिक कहते हैं, पैरामैग्नेटिक। और तीसरा नंबर है लौह चुंबकीय, इसको हम लोग फेरोमैग्नेटिक कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक। बढ़िया से समझना, अगर इधर 3 साल के बीपीएससी के क्वेश्चन पर ध्यान दोगे तो 3 साल में 2 साल ही बुलाया, तो इतना इंपॉर्टेंट है। उदाहरण करते हैं सीधे आगे, तो कई बार प्रश्न सीधे टपक जाता है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट आपका इधर के पेज में ज्यादा चल रहा है, सेटर लगातार इस पर ध्यान दे रहा है। तो देखिए चुंबक के अनुसार से पदार्थ 3 तरह का, एक का नाम है डायमैग्नेटिक, नाम है इनका है डाई, डाई माने मरल, ये चुंबक के लिए मरा हुआ, इसको चुंबक से कोई लेना देना नहीं, जैसे सोना चांदी इस सब चुंबक से है लेना देना नहीं, तो कहना कि मरल है डाई। ये है पैरामैग्नेटिक, पारा माने थोड़ा बहुत बेहोश वाला है, मरा नहीं है। जैसे मेडिकल तो डॉक्टर, पैरामेडिकल तो कंपाउंडर, नहीं मानी डॉक्टर, तो पारा बोलेंगे तो समझना हल्का फुल्का, तो ये मरा हुआ है और ये सोया हुआ है, सोया हुआ। और ये है लौह चुंबकीय, एकदम जगह हुआ, ये चुंबक के लिए एकदम एक्टिव, तो बोलो एकदम फास्ट सटेगा लौह चुंबकीय, बहुत हल्का फुल्का अणुचुंबकीय, और जिसमें एकदम नहीं सटे वो प्रतिचुंबकीय। तो पहले तो तीनों सब्सटेंस समझ गए आप। जब हम बोलेंगे डाई कहना मरा, अगर तुमको चुंबकीय लाइन ऑफ फोर्स, चुंबकीय बल रेखा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स देगा, तो अगर मान लो डायमैग्नेटिक पदार्थ X है तो इससे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स गुजारेंगे तो ये ऐसे करके जाएगा। और जान के अभी तो इतना लेवल नहीं पहुंचा बीपीएससी का, लेकिन सेटर का कोई बुद्धि थोड़ा ठिकाना है, कुछ नहीं करेगा, हल्का दे देगा, आएगा फोटो देके कहेगा दिए गए चित्र में पदार्थ X है, अणुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय। बच्चा कहेगा कौन सी दे रहा है, समझ में नहीं आ। तो इस पदार्थ से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भेजा गया। अगर ये चुंबक के लिए मरा हुआ तो नाम है मरल, तो मरल रहेगा तो आदमी जा रहा है और कहेगा ये रहा मरल है, तो छोड़ छाड़ के खेत में चल जाए, अब फिर रोड धरे। और इसी अगर भागेगा तो कहना कि मरल के लक्षण, और अगर सीधे जा रहे हैं तो जा रहे हैं तो कहना सुतल के लक्षण है, और अगर दूर वाला कहे चलो लड्डू मिठाई बट रहा है तो कहना लौ के लक्षण। देखो लक्षण फिगर देख के समझ जाए, दूर वाला भी आके ले जाए तो कहना लौ, जा रहा है सीधे तो कहना कि अणु, और छोड़ छाड़ के खेत में भागे तो कहना मरल है डायमैग्नेटिक। बोलो फिगर देख के समझ लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है ये ताप पर निर्भर नहीं करती, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप बढ़ने से घटता है, उल्टा चलता है, और इस नियम को क्यूरी का नियम कहते हैं। और जिस ताप पर इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति समाप्त होती है ये प्रतिचुंबकीय बन जाता है, उसको क्यूरी ताप कहते हैं। और अधिक ताप पर लौह चुंबकीय अणुचुंबकीय जैसा काम करता है। ध्यान से समझोगे, ताप पर इसका कोई प्रभाव नहीं, ताप बढ़ने से अणुचुंबकीय पदार्थ प्रतिचुंबकीय बनता है, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति घटती है, इस नियम को क्यूरी का नियम कहते हैं। और जिस ताप पर अणुचुंबकीय पदार्थ प्रतिचुंबकीय में बदलता है उस ताप को क्यूरी ताप कहते हैं। अधिक ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अणुचुंबकीय में बदलता है, क्यूरी के नियम का पालन करता है, प्रतिचुंबकीय अणुचुंबकीय लौह चुंबकीय, सिर्फ अणुचुंबकीय क्यूरी के नियम का पालन करता है। ठेठ समझो, परमानेंट याद हो जाएगा। ये जिंदा है कि मरा हुआ, मरा हुआ, तो मरल का पर ताप का कौन प्रभाव है? कुछ नहीं, मरले पर जितना टेंपरेचर दो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बेहोश है, सुता हुआ है, तो सुता हुआ है और टेंपरेचर बढ़ाओ तब उठेगा, लेकिन पैर हाथ बांधा हुआ है तो बेचारा का धीरे धीरे प्राण निकलेगा, तो इसका प्राण टेंपरेचर के उल्टा है, इसका तो प्राण निकला। और टेंपरेचर बढ़ाते जाओगे तो एक ताप आएगा जिस पर प्राण निकल जाए। तो नोट करना है, जिस पर प्राण निकल गया, कहना नोट करो, ये क्यूरी टेंपरेचर, इसी पर प्राण निकला, और बाकी ये जिंदा है, टेंपरेचर बढ़ाओ, तो बेहोश होगा, मरेगा नहीं, बेहोश के बाद मरेगा, मरे वाला टेंपरेचर को क्यूरी बिंदु का। तो क्या लौह चुंबकीय में क्यूरी बिंदु मिलेगा? नहीं, ये तो पहले बेहोश हो, बेहोश के बाद मरेगा, तो मरे वाला टेंपरेचर इसको मिलेगा, और इसीलिए क्यूरी का नियम का पालन सिर्फ कौन करता है? अणुचुंबकीय। बोलो क्लियर सबका? सबसे महत्वपूर्ण इसका उदाहरण है, एग्जाम्पल सारे बच्चे को क्लियर चाहिए, चांदी, सोना, जल, ये सभी हमारा मरा हुआ है प्रतिचुंबकीय। सोडियम, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, ये सभी जो देख रहा है ये सभी हमारा अणुचुंबकीय। और लोहा, निकेल और कोबाल्ट ये लौह चुंबकीय। सबसे ज्यादा चांस है आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा निम्नलिखित में लौह चुंबकीय कौन है? कोबाल्ट कैसा पदार्थ है? तो लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये तीनों जो देख रहे हो लौह चुंबकीय। लोहा, निकेल, कोबाल्ट लौह चुंबकीय है, सोडियम, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम अणुचुंबकीय है, सोना, चांदी, पानी ये सभी प्रतिचुंबकीय। आपको दिमाग में सिर्फ रखना है सोडियम, बोलो ऑक्सीजन का पहला संकेत क्या है? ओ, एल्यूमिनियम का संकेत एल। आपको दिमाग में सिर्फ रखना है कि बस जब हम अणुचुंबकीय बोले तो कहना ये सुतल है और सोल है, सोल ये मरल है, ये सुतल है, ये जगल। तो दिमाग में सिर्फ रखेगा जब हम बोलेंगे अणुचुंबकीय, कहना अणु माने सोल और सोल माने सोडियम, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम। अब बोलो परमानेंट सेट हो गया सबका। लोहा, निकेल, कोबाल्ट किसमें होगा? लौह चुंबकीय। चांदी, सोना ये सब किसमें होगा? प्रतिचुंबकीय। धारा का अच्छा चालक होता है प्रतिचुंबकीय, अणुचुंबकीय, लौह चुंबकीय। धारा का अच्छा चालक होता है तो प्रतिचुंबकीय, चांदी वगैरह अच्छा चालक, कई लड़का लौह में चल जाता है। तो आपको सब दिमाग में सेट रखना है, तो जल्दी से लिख दीजिए। चुंबकीय पदार्थ नीचे लिखे हैं, चुंबकीय पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं।
चुंबकीय पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर लिख दीजिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। दस लिख दो। यह चुंबकीय क्षेत्र में अल्प प्रतिकर्षित होता है, चुंबकीय क्षेत्र में अल्प प्रतिकर्षित होता है। नीचे डैश देखिए, अल्प प्रतिकर्षित होता है, नीचे डैश देखिए। इसके चुंबकीय प्रवृत्ति पर, इसके चुंबकीय प्रवृत्ति पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसके चुंबकीय प्रवृत्ति पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नीचे डैश देखिए। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण सोना, चांदी, तांबा, जल इत्यादि है। सोना, चांदी, तांबा, जल इत्यादि है। चलिए सेकंड लिख दो। अणुचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अणुचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक। डैश देखिए। इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नीचे डैश लिख दीजिए, डैश देखिए। अणुचुंबकीय पदार्थ क्यूरी के नियम का पालन करता है, अणुचुंबकीय पदार्थ क्यूरी के नियम का पालन करता है, क्यूरी के नियम का पालन करता है। नीचे डैश देखिए। वह ताप, वह ताप जिस पर अणुचुंबकीय पदार्थ, जिस पर अणुचुंबकीय पदार्थ, अणुचुंबकीय पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ में बदलता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ में बदलता है, क्यूरी ताप कहलाता है, क्यूरी ताप कहलाता है। नीचे डैश लिख दीजिए। अणुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण, अणुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण सोडियम, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम है, सोडियम, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम है, सोडियम, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम है। नीचे लिख दीजिए। तीसरा, लौह चुंबकीय पदार्थ, फेरो सब्सटेंस, फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ। डैश लिख दीजिए। अधिक ताप पर, अधिक ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ अणुचुंबकीय पदार्थ में बदलता है, अणुचुंबकीय पदार्थ में बदलता है। नीचे लिख दीजिए। लौह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण लोहा, निकेल और कोबाल्ट है, लौह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण लोहा, निकेल और कोबाल्ट है, लोहा, निकेल और कोबाल्ट है। बोलो, सारा उदाहरण क्लियर है सबका? एक क्वेश्चन देखें, प्रश्न लिखिए। किसी चुंबक को, किसी चुंबक को अधिक दिनों तक, किसी चुंबक को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए, किसी चुंबक को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए इसे, इसे रखना चाहिए, इसे रखना चाहिए। चॉइस ए, लकड़ी के बक्सा में, लकड़ी के बक्सा में। चॉइस बी, चांदी के बक्सा में, चांदी के बक्सा में। चॉइस सी, एल्युमिनियम के बक्सा में, एल्युमिनियम के बक्सा में। और चॉइस डी, लोहा के बक्सा में। चांदी एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, एल्युमिनियम लौह अणुचुंबकीय पदार्थ है, लोहा लौह चुंबकीय पदार्थ है। क्वेश्चन सुनो, कितना शानदार प्रश्न है, अभी तक नहीं आया, एकदम ताजा क्वेश्चन, नहीं बीपीएससी में आया, नहीं यूपीएससी में आया। सेटर सब ताजा क्वेश्चन देके बड़ा कहीं गलती से नजर आया तो सेट कर देगा, कोई सवाल आ जाएगा। तो क्वेश्चन जरा ध्यान दो, बहुत ही शानदार प्रश्न है। एक चुंबक है और हम चाहते हैं चुंबक ज्यादा दिन तक सही रहे, तो इसके लिए उसको रखना ठीक होगा लोहा के बक्सा में कि चांदी के बक्सा बना के, कि एल्युमिनियम के बक्सा में, लकड़ी के बक्सा। कितने को लग रहा है लोहा के बक्सा में? लोहा वाला है। कितने को लग रहा है एल्युमिनियम का बक्सा, चांदी का बक्सा, अच्छा, और लकड़ी का बक्सा? वेरी गुड। प्लास्टिक का बक्सा में क्या लग रहा है? कुछ नहीं, इसको कुछ नहीं लगा। तुम पहले अपनी बताओ, बैठो मत, बताओ सोच के। तुम्हारा दिमाग ज्यादा फ्रेश रखने के लिए तुमको रख दिया जाए छोटे छोटे बच्चों के साथ, 2 महीना वाला जो जवान लोग के साथ कि बूढ़े लोग के साथ? तुमको बूढ़े लोग के साथ रखेंगे तो ज्यादा माइंड फ्रेश रहेगा। सोच ले तो फिर वहीं परमानेंट रहेगा। बोलो, तुम लोग का माइंड फ्रेश रहेगा जवान लोग के साथ कि बूढ़ा लोग के साथ कि बच्चा लोग के साथ? हाँ, जवान समूह में बड़ा सही रहेगा जी। बूढ़ा लोग सब 20 रहेगा तो तुम चुपचाप पैसे के लिए रहेगा।
बच्चा लोग रहेगा तो वहां पर तुम्हारा वैल्यू नहीं है। मतलब समान सिस्टम में आप ज्यादा दिन सुरक्षित रहोगे, और इसीलिए चुंबक लौ चुंबकीय पदार्थ से बना है, तो लौ चुंबकीय में सुरक्षित होगा, और सही आंसर लोहा। कई लोग चांदी में डाल रहा था तो उसकी बुद्धि खत्म हो जाएगा, चांदी अल्प प्रतिकर्षित करते हैं। बोलो क्वेश्चन क्लियर है सबका ना? चलिए अब नीचे हेडिंग दो छोटा सा, धारा और चुंबक। धारा और चुंबक, धारा और चुंबक। चलिए सुनते हैं सभी लोग को, बढ़िया से बोर्ड पर ध्यान दो, हमारे साथ सुनिए, यहां से नया स्टेप चलेगा। देखिए धारा और चुंबक में क्या कोई संबंध है? सभी वैज्ञानिक धारा के बारे में पढ़े, चुंबक का खोज हुआ, चुंबक के बारे में पढ़े, और शुरू से ही माने कि धारा और चुंबक दोनों दो चीज, क्योंकि संबंध की बात तब होगी जब चेहरा मिले या लक्षण मिले। बताओ धारा और चुंबक का चेहरा मिलता है? नहीं, चुंबक बेचारा काला कल उठा और धारा का कोई चेहरा ही नहीं देखा है। बोलो लक्षण मिलता है? चुंबक लोहा खींचता है और धारा आदमी के खींच लेता है, लक्षण भी नहीं मिला। अब बताओ दो बच्चे स्टूडेंट एडमिशन ले पढ़ने आए, तो हमारे मन में आएगा क्या दोनों में संबंध है? तो हम देखेंगे चेहरा मिलता है कि नहीं, नाक में मिल रहा है तो कहेंगे हाँ संबंध है। नहीं, चेहरा मिल रहा है, लक्षण मिल रहा है कि नहीं, अगर भी मिल रहा है तो संबंध है। तो धारा और चुंबक का कुछ नहीं मिल रहा। पहला एक वैज्ञानिक है, इनका नाम है ऑरस्टेड। बहुत बढ़िया से समझेगा, चैप्टर शुरू हो रहा। ऑरस्टेड पहली बार एक चुंबक को स्टैंड पे रख दी। बोलो चुंबक को स्टैंड पे रखे तो किस दिशा में होगा? उत्तर दक्षिण। इसके ऊपर से एक तार गुजारे और तार से विद्युत धारा प्रवाहित की। जैसे ही लाइन भेजे, देखिए चुंबक ऊपर चला गया, लाइन काटे चुंबक नीचे आ गया, लाइन उलट दिए तो ये भी उलट गया। ऑरस्टेड कहे कि अरे सब कहता है धारा और चुंबक में संबंध नहीं है, हम कहें इसमें और इसमें कोई संबंध नहीं है, क्यों? न चेहरा मिलता है न लक्षण। लेकिन एक दिन का एक्सपेरिमेंट मारे इसको, बैठ के आने लगे, और अगला दिन उलट दे इसको मारे तो ऊपर आने लगे, तो निष्कर्ष मत चेहरा मिले मत लक्षण मिले, दोनों के बीच गहरा संबंध। बोलो मामला समझ में आ रहा है? हम भेज रहे हैं धारा और ये उलट जा रहा, धारा उलट रहा है तो ये उलट जा रहा। तुम कई बार देखा होगा, बड़ा आदमी बाजार जा रहा है और छोटा गोल्टनिया मारने लगा, गोल्टनिया मारते देखा है, तो बिना चेहरा मिलाए हम लोग निष्कर्ष दोनों में संबंध, वही गोल्टनिया तो ये भी मार। और इसीलिए ऑरस्टेड ने कहा कि हम समझ गए धारा और चुंबक में गहरा संबंध। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले किसने बताया कि धारा और चुंबक में संबंध है? ऑरस्टेड। अब सवाल उठा कि चुंबक ऊपर क्यों गया? तो लोगों ने कहा कि अब समझ गए, अगर आवेश स्थिर होगा, रुका होगा, तो केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन अगर चल देगा तो विद्युतीय के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। और इसलिए क्वेश्चन आएगा, गतिशील आवेश से उत्पन्न होता है केवल विद्युतीय क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र की दोनों स्थिर आवेश से उत्पन्न होता है केवल विद्युतीय क्षेत्र। तो नीचे पहले डैश लिख लीजिए, डबल स्टार लगाते, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। धारा और चुंबक के बीच के संबंध को, धारा और चुंबक के बीच के संबंध को सर्वप्रथम ऑरस्टेड ने बताया। धारा और चुंबक के संबंध को सर्वप्रथम ऑरस्टेड ने बताया। लिख दिया सब कोई? नीचे डैश लिखिए, स्थिर आवेश, स्थिर आवेश केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। स्थिर आवेश केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। नीचे डैश लिख दीजिए, गतिशील आवेश, गतिशील आवेश विद्युतीय और चुंबकीय, विद्युतीय और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। विद्युतीय और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, दोनों क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया से हम लोग अब इसके सिस्टम को समझें, ध्यान दो सब ठीक से। जब तार से धारा चलाते हैं तो इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और इसी क्षेत्र के कारण चुंबक ऊपर डिफ्लेक्ट हो गया। यानी तार से धारा चलाने पर चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो इसी थ्योरी पर लोगों ने सोचा कि अगर बहुत सारे तार ले लें कुंडलीनुमा और तब धारा चलाएं तो बहुत ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो, और इसीलिए इस सिस्टम का नाम रखा गया परिनालिका। और जब इसके अंदर नरम लोहा का प्रयोग किया गया, नरम लोहा का मतलब मुड़ने वाला, तो देखो लाइन भेजे तो चुंबक हो गया, लाइन काटे तो चुंबक खत्म हो गया। इसी सिद्धांत पर विद्युत घंटी का हम लोग काम ली, लाइन दिए तो चुंबक हो गया, घंटी बज गया, लाइन कटा चुंबक खत्म हो गया। अगर हम इसके जगह इस्पात का प्रयोग करें, इस्पात को ही अंग्रेजी में स्टील कहते हैं, तो इससे परमानेंट अस्थायी चुंबक का निर्माण हो गया। एक बार डाल दिए तो परमानेंट चुंबक, लाइन काट भी दिए तो चुंबक हो गया। और इसी से हम लोगों का चुंबक तैयार किया गया। इस्पात माने लोहा में कार्बन ऐड किया। कार्बन कैसा होता है? काला। इस्पात एकदम हार्ड है, नरम नहीं है, इसलिए चुंबक को क्या टेढ़ा कर सकते हैं? नहीं। तो तुम लोग जो चुंबक देखा टेढ़ा नहीं होगा, क्यों? इस्पात का है। और अगर तुम्हारे पास कोई चुंबक दिया कोई साथी और तुम उसको गर्म पानी में 2 घंटा खौला दो, तो गर्म करने से चुंबक का तो खत्म, इसका मेमोरी गया। अब कहीं सटाओगे तो नहीं सटेगा। अब जो तुमको चुंबक दिया है वो गुस्सा गया कि हम जैसे दिए थे वैसे लाओ, तो कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर पतले तार की कुंडली लपेटना है और घर में खतरा ना हो इसके लिए 100 वाट का बॉल सीरीज कर देना है और लाइन में खोस देना। जैसे ही लाइन में खोसोगे बॉल जल गया, 5 मिनट जलने दो और फिर बुझा के सब खोल दो, ये फिर से इसका मेमोरी वापस हो गया, परमानेंट चुंबक, फिर सटाओ सटने लगे। तो क्या लाइन से चुंबक बना सकते हैं कि नहीं? बना सकते हैं। क्यों? धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और इस व्यवस्था का ही नाम क्या था? परिनालिका। तो नीचे लिख दीजिए परिनालिका, छोटा सा हेडिंग दो, परिनालिका। परिनालिका डैश लिख दीजिए, परिनालिका एक खोखली नली होता है, परिनालिका एक खोखली नली होता है जिसकी लंबाई की तुलना में, जिसकी लंबाई की तुलना में व्यास बहुत कम होता है।
लंबाई की तुलना में व्यास बहुत कम होता है। इसके ऊपर पतले तार की कुंडली लपेटी होती है। इसके ऊपर पतले तार की कुंडली लपेटी होती है। कुंडली लपेटी होती है। जब इससे धारा प्रवाहित करते हैं, जब इससे धारा प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। नीचे स्टार लगा के डैश पे लिख दीजिए। स्टार लगा के डैश पे लिख दे। परिनालिका के अंदर नरम लोहा का प्रयोग करने से, परिनालिका के अंदर नरम लोहा का प्रयोग करने से, परिनालिका के अंदर नरम लोहा के प्रयोग करने से अस्थायी चुंबक बनता है। अस्थायी चुंबक बनता है तथा परिनालिका में इस्पात ब्रैकेट में स्टील के प्रयोग करने से, इस्पात ब्रैकेट में स्टील के प्रयोग करने से अस्थायी चुंबक बनता है। अस्थायी चुंबक बनता है। नीचे लिख दीजिए क्वेश्चन, क्वेश्चन करके लिखो, विद्युत चुंबक बनाने के लिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रयोग करते हैं चॉइस ए नरम लोहा, नरम लोहा, चॉइस बी इस्पात, चॉइस सी एल्युमिनियम और चॉइस बी तांबा। तांबा। बोलो हम लोग को विद्युत चुंबक बनाना है, लाइन से चुंबक बनाना है, तो किसका प्रयोग करें? बोलो दो तो छट जाएगा, तांबा और एल्युमिनियम तो नहीं हो। अब बोलो इस्पात की नरम लोहा, नरम लोहा, कितने को नरम लोहा लग रहा है और कितना को इस्पात लग रहा है? वेरी गुड। नाम पढ़ो, क्वेश्चन क्या है नालायक? विद्युत चुंबक, विद्युत दे तो चुंबक, विद्युत नहीं तो चुंबक नहीं, तो उसको विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत है तभी तक चुंबक, तो इसके लिए नरम लोहा का प्रयोग करेंगे। विद्युत चुंबक का मतलब अस्थायी चुंबक है, और इसलिए पूछता है कई लड़का खुद को इस्पात मानता है, लड्डू नंबर आ जाता है, इसलिए तुमको क्वेश्चन करके दे दी। विद्युत चुंबक का मतलब है विद्युत के कारण चुंबक, तो नरम लोहा। चलिए अब सुनेंगे, कहानी का प्रसंग बड़ा इंटरेस्टेड मोड पे आ रहा है, हम चाहते हैं 2 मिनट एकदम कलम रख के बढ़िया से सुनो, सबका ध्यान बोर्ड पे आए, सुनिए ठीक से। हम लोगों ने देखा कि लाइन और चुंबक के बीच संबंध है, सबसे पहले और स्टेट बताया, फिर लोग इतना डेवलप किए कि लाइन से चुंबक बना दी। एक बच्चे से ऐसे ही पूछा गया कि गाय और बिलाई में कोई संबंध है, गाय और बिलाई में संबंध है, तो लड़का कहा कि जी, टीचर कहा कि संबंध क्या है? तो जी दोनों बहन है। बहन है, बहन कैसे हो गया रे? तो जी गाय माता बिलैया मौसी, ई वाला संबंध नहीं करना, बात समझेगा? तो इसमें अब तुम ही बताओ, आदमी का संबंध है गाय से, बिल्ली से कि बंदर से? तुम्हारा संबंध किससे है? बंदर से। देखो संबंध एकदम खोज रहा। तो हम लोग बंदर से संबंध समझ रहे हैं क्योंकि चेहरा मिलता है, लक्षण भी मिलता है। बंदर को भी जंगल पसंद है और आपको भी छुट्टी मिले तो पिकनिक मनाने जंगल जाता है, देखो लक्षण भी सेम चीज मिल रहा है। उसी प्रकार से यहां हम लोग देखें कि जब ये मालूम चल गया कि लाइन और चुंबक में संबंध है, लाइन से चुंबक बना सकते हैं, तो एक वैज्ञानिक थे माइकल फैराडे, ये बैठ के सोच रहे हैं चुंबक से लाइन बनेगा कि नहीं। तो उन्होंने देखा परिनालिका में लोहा डाले और लाइन दिए तो चुंबक, तो ये कहे कि ठहरो अंदर चुंबके दे देते हैं, तो यहाँ लाइन, लाइन भेजे तो चुंबक, तो चुंबक भेजेंगे तो लाइन। ये बेचारे ऐसा जोड़े, लेकिन बॉल जला नहीं, बहुत एक्सपेरिमेंट किए, कभी चुंबक बदले कभी बॉल बदले, बड़ा परेशान हो। अंतिम में एक दिन घुसा के फेंक दी, जब फेंके तो देखे बॉल जल गया, बात समझो, फेंके तो जल गया, दौड़ के लाए कि फेंकने से निकल रहा था उस समय जला था। तो उन्होंने कहा कि हम समझ गए। अब जैसे ही उन्होंने घुमाया तो देखा बॉल जलने लगा, और ये पहली बार हुआ कि चुंबक से बॉल जलना शुरू हो गया। इसके पहले सेल से बॉल जल रहे थे और इन्होंने चुंबक से बल्ब को जला दिया, और चुंबक से बल्ब को जलाया। तो इस घटना को माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा, और इसी पर उन्होंने डायनमो जनरेटर का खोज किया। देखिए इससे पहले जनरेटर नहीं था, बैटरी से बॉल जलते थे। अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि डायनमो का खोज कौन किया? माइकल फैराडे। डायनमो किस सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जनरेटर में चुंबक और कुंडली के बीच सिर्फ गति लाते हैं, बॉल जलता है। बोलो डायनमो किस ऊर्जा को किसमें बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और डायनमो एसी के लिए काम करता है कि डीसी के लिए? डायनमो उत्पन्न करता है एसी धारा की डीसी धारा, तो दोनों धारा उत्पन्न करता है। डायनमो के ठीक उल्टा खोज हुआ मोटर। अब आपसे पूछा जाए मोटर किस ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो मोटर धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है, प्रेरण नहीं करता, धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। और इसी के लिए एक व्यक्ति है जिनका नाम है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने अपने दाएं हाथ का नियम जनरेटर के लिए दिया और बाएं हाथ का नियम मोटर के लिए दिया। फ्लेमिंग एक वैज्ञानिक है, दोनों हाथ का नियम दिया। तुमसे पूछे कि फ्लेमिंग का होता है दाएं हाथ का नियम कि बाएं हाथ का नियम, तो दोनों, दाहिना हाथ जनरेटर नियम है, बायां हाथ मोटर नियम। फ्लेमिंग ने समझाया कि अगर कोई जनरेटर है, मन में जनरेटर खरीद के रखो, मन में सबसे फ्री मिलता है। तो उन्होंने कहा 3 उंगली फैलाओ, तो बोलो हैंडल किसमें मारोगे? और हैंडल किसमें मारोगे? बोलो अंगूठा में, किसी में कुट्टी गिराओगे हैंडल मारो। तो ये बल लगाओ, ये कहता है कि सामने चुंबक है और अगर इधर बल लगा दिया तो चुंबक से ये धारा उत्पन्न हो जाएगा, बस हो गया। जब परीक्षा में आएगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में धारा कौन बताता है? मध्यमा। चुंबक को कौन बताता है? तर्जनी। बल को कौन बताता है? अंगूठा। सेम यही चीज बाएं हाथ में है, केवल ये बाएं हाथ मोटर के लिए। फिर सब लोग सुनेंगे परीक्षा में, ध्यान, 5 उंगली है, इसका नाम है कनिष्क, ठेठ में कानी, कौन है? कनिष्क। इसका नाम अनामिका, क्या नाम है? अनामिका। मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, तो 2 हटा दिए, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, परस्पर लंबक फैला। बोलो बल को कौन बताएगा? अंगूठा। चुंबक को तर्जनी और धारा को मध्यमा। मन में सोचना कि वो जनरेटर उतार दिए, कहे कि वो एक में कुट्टी गिराना, बल, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये धारा के दिशा।
बोलो याद हो गया सबको? जल्दी से लिखेंगे नीचे हेडिंग को, डायनमो या विद्युत जनित्र। हेडिंग दीजिए डायनमो, ब्रैकेट में विद्युत जनित्र। जनित्र माने हो गया जन्म देने वाला, विद्युत को जन्म देने वाला, इसी को जनरेटर कहते हैं। डायनमो विद्युत जनित्र, विद्युत जनित्र। नीचे डैश लिख दीजिए डायनमो का खोज, डायनमो का खोज माइकल फैराडे ने किया, माइकल फैराडे ने किया। नीचे डैश देखिए डायनमो, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नीचे डबल स्टार लगा के डैश देखिए डायनमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, डायनमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नीचे डैश देखिए डायनमो एसी और डीसी दोनों धारा उत्पन्न करता है, डायनमो एसी और डीसी दोनों धारा उत्पन्न करता है, एसी और डीसी दोनों धारा उत्पन्न करता है। नीचे लिख दो हेडिंग मोटर, मोटर डैश लिख दीजिए मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। नीचे डैश लिख दीजिए मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नीचे मोटर एसी और डीसी दोनों के लिए कार्य करता है, मोटर एसी और डीसी दोनों के लिए कार्य करता है, एसी और डीसी दोनों के लिए कार्य करता है। नीचे हेडिंग दो फ्लेमिंग का नियम, फ्लेमिंग का नियम। जल्दी बताओ फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम होता है कि बाएं का? दोनों होता है। नीचे डैश लिख दो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम डायनमो के लिए, दाएं हाथ का नियम डायनमो के लिए, और बाएं हाथ का नियम, और बाएं हाथ का नियम मोटर के लिए है, मोटर के लिए है, मोटर के लिए है। नीचे तीन चीज लिख दोगे अंगूठा, बोलो अंगूठा क्या बताता है? बल की दिशा, बोलो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, दोनों में दायां नियम हाथ रहे चाहे बायां, और मध्यमा धारा की दिशा। अब आपसे कभी भी पूछ देगा कि दाएं हाथ या बाएं हाथ में कौन उंगली क्या बताता है, हमेशा ध्यान रखना कि चुंबक, धारा, बल, बस खत्म हो। चलिए थोड़ा सा एक हम लोग अभी ट्रांसफार्मर थोड़ा सा देखेंगे, ट्रांसफार्मर के बाद अब थोड़ा सा हम लोग लघु पतन शॉर्ट सर्किट वगैरह हल्का समझेंगे, उसके बाद करंट खत्म हो जाएगा। तो नीचे हेडिंग दे दीजिए, पहले एक ऑब्जेक्टिव बना लो, बिना हड़बड़ाए एकदम आराम से चले, इतनी बात एकदम आपका सही होना चाहिए। क्वेश्चन लिख दो, देखें कितने बच्चे सही करते हो। डायनमो का सिद्धांत है, डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चॉइस ए धारा के चुंबकीय प्रभाव, धारा के चुंबकीय प्रभाव, धारा के चुंबकीय प्रभाव। बी विद्युतीय प्रेरण, विद्युतीय प्रेरण। सी चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण। और डी एक ऐसे लिख दो इनमें से कोई नहीं। एकदम हल्का क्वेश्चन है और आप सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे। चोरी कर लो थोड़ा सा, पन्ना उलट लो। डायनमो के सिद्धांत पर कार्य करता है, कहा चोरी किया रे, बढ़िया से कर, कहा आया कौन वाला रे, कितना को ये आया? धारा के चुंबकीय प्रभाव। हाँ तो मारेंगे नालायक, तो ठीक हो जाएगा, वो तो मोटर का सिद्धांत है, फिर से आ जाता है नालायक। चलो कितने बच्चे बी बनाया विद्युतीय प्रभाव, विद्युतीय प्रेरण नहीं, और सी बनाया चुंबकीय प्रेरण। वेरी गुड, बहुत सुंदर। हाय रे नालायक, चोरियों करने का अकल नहीं है। डायनमो में देखो लिखा हुआ है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, दोनों एक ही में होना चाहिए, और सही आंसर डी, डी इनमें से कोई नहीं। इसीलिए पूछता है नालायक लड़का का डायनमो लग गया, हाँ चुंबकीय प्रेरण, और नालायक विद्युत चुंबकीय प्रेरण साफ लिखा हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसलिए डी होगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन था, इसलिए हमको मालूम था कि पढ़ा भी दिया फिर भी बट्टा बैठागा, इसलिए दे दिया। अब बट्टा नहीं बैठने देगा सब। नीचे हेडिंग दो ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का हिंदी नाम जानते हो कोई बच्चे? हाँ परिणामित्र। अब क्वेश्चन अगर शुद्ध हिंदी में दे दिया ना परिणामित्र, तो कहेगा कौन मित्र दिया कह रहा है? ट्रांसफार्मर परिणामित्र। चलो सुनो,
सभी लोग को बढ़िया से पहले समझते जाओ। ट्रांसफार्मर में इसको क्रोड कहते हैं और क्रोड नरम लोहा का बना होता है। आपसे पहला ऑब्जेक्टिव आएगा ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना होता है? नरम लोहा का। इसमें पतले पतले तार की कुंडली लपेटते हैं और जिससे हम एसी करंट जोड़ते हैं डायरेक्ट, उसको प्राथमिक कुंडली कहते हैं। दूसरे साइड में भी कुंडली होता है और इससे लोड जोड़ते हैं, माने घर में आगे बढ़ाते हैं, इसको द्वितीय कुंडली बोलते हैं। और ये जो देख पा रहे हो दोनों कुंडली कुछ दूर होता है, सटा नहीं होता। सटेगा तो 11,000 का 11,000 फेंक दे। दूर होने से इसकी संख्या में कमी करके 11,000 को 220 में बदलते हैं। केवल इसके तार की संख्या में कमी होती और इसीलिए दूर होने पर भी धारा चला जाए, इसको पारस्परिक प्रेरण कहते हैं। पारस्परिक प्रेरण या इसी को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? पारस्परिक या अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। इसका क्रोड किसका बना है? नरम लोहा का। कुंडली किसका बना होता है? तांबा के तार का। कुंडली किसका है? तांबा के तार का। तांबा के प्रतिरोध के कारण धारा का जो क्षय होता है उसको ताम्रक्षय कहते हैं। इसमें धारा भेजने से इसमें एक स्पेशली धारा उत्पन्न होता है जिसको भंवर धारा कहते हैं। और भंवर धारा के क्षय को रोकने के लिए मोटा क्रोड नहीं बना के पतले पतले पत्थर को जोड़ते हैं। पूछेगा किस धारा के क्षय को रोकने के लिए मोटा क्रोड नहीं बना के पतले पतले पत्थर जोड़ते हैं? तो आंसर क्या होगा? भंवर धारा क्षय। तो ये 2-3 क्षय बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोनों के बीच जो दूरी है इससे फ्लक्स क्षय होती है। तो हम लोग को मेन ये दोनों मेन सीखना है। तो नीचे पर लिख दीजिए डैश देखिए। ट्रांसफार्मर पारस्परिक प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। पारस्परिक प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नीचे डैश देखिए, डबल स्टार आके। ट्रांसफार्मर का क्रोड नरम लोहा का बना होता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड नरम लोहा का बना होता है। नीचे डैश देखिए, स्टार लाके। भांवर धारा क्षय को कम करने के लिए, भांवर धारा माने ईडी करंट, भांवर धारा क्षय को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के क्रोड को मोटे लोहे का न बनाकर पतले पतले पत्थर के रूप में जोड़ते हैं। नीचे डैश करके लिख दीजिए। ट्रांसफार्मर की कुंडली तांबा का बना होता है। चलिए बहुत बढ़िया। दो छोटे छोटे चीज पढ़ना है, कई बार वहां से प्रश्न आते। जब हम घरेलू वायरिंग करते हैं तो आपने वायरिंग में देखा होगा 3 पिन। ऐसा 3 पिन देखा है? बताओ, एक है गर्म, एक है ठंडा, एक क्या है? वो क्या है जी? क्या मजबूती से पकड़ने के लिए दिया है? नहीं। तो उसका नाम क्या है? अर्थ। और इसीलिए घरेलू वायरिंग में जिसका भी घर है सभी को चाहिए कि घर में खाली पॉल पर से गर्म ठंडा नहीं लाएं, घर में एक स्पेशली अर्थिंग जरूर करवाएं। ज्यादा खतरा करंट में गर्म तार से है कि ठंडा तार से? बोलो किससे खतरा है? तो ठंडा तार से। बात समझेगा? ठंडा तार से ज्यादा खतरा है। कई लोग है क्या इतना मूर्ख होता है कि गर्म तार रह गया और ठंडा वाला गिर गया, तो कोई लड़का देखेगा ठंडा वाला है, उठाने का कोशिश करेगा। गलती से भी नहीं सोचना। अगर मान लो कि इधर ट्रांसफार्मर है और गर्म सप्लाई है, ठंडा वाला गिर गया, तो पूरे मोहल्ला का लाइन का ठंडा कनेक्शन खत्म है, खोज रहा है अर्थिंग। और अगर तुम छू दिया तो बस ऐसी रही तो घर में सप्लाई जारी रखेगा, सर जाएगा। बात समझ लीजिए। तो घर में गर्म तार को तुम जितना है वोल्टेज वही रहेगा, ठंडा अगर पर्याप्त नहीं मिलेगा तो तुमको फिर करंट मारेगा। कई लोग को देखे होंगे चापाकल से ठंडा दे दिया, चापाकल वाला घर भी देखे हो, तो अगर उसके यहाँ छोटा छोटा बॉल है, पंखा है तो चलेगा, लेकिन जैसे वो हीटर लगा दे तो वैसे ही उसको ठंडा और चाहिए, गर्म हो गया और गलती से तुम चापाकल छूने जाओ तो कहेगा बस मुझे वैसे ही रही, आपसे भी खींचते हैं, तो तुम छोड़ के भागते हो कि चापाकल में करंट मार रहा है। कब मारेगा? जब बड़े क्षमता के उपकरण जोड़ो। अगर मान लो आयरन कर रहे हो तो आयरन बड़ा पावर का उपकरण है और उसमें तार कहीं कटा हुआ है, अगर ठंडा तार कटा हुआ है, गर्म तार कटा हुआ है, तो गर्म तार में छुओगे तो झटका मार देगा, लाइन मार रहा। अगर ठंडा तार कटा हुआ है तो ठंडा उसको काम पर नहीं मिल रहा, और तुम अगर खड़ा होकर कर रहे हो आयरन, अगर गलती से उसमें सटा उंगली तो कहेगा बस बस ऐसी रही, तो आपसे खींचते हैं थोड़ा। और वही आदमी कहता है कि सटा रह गया। तुम अक्सर जो सुनते हो कि मोटर छूने गया सटा रह गया, कहीं छूने गया सटा रह गया, तो सटा रह गया गर्म के कारण नहीं, जितना ठंडा चाहिए था उतना नहीं मिल रहा है, तो उसी से खींचना चालू कर दिया। इसीलिए ये अर्थ तार क्या करता है? जितना ठंडा चाहिए उसको उतना मेंटेन करता है। इसीलिए बड़े क्षमता के उपकरण में 3 तार चलाते हैं, आगे चल के दोनों तार को एक कर दिया जाता है और गर्म अकेले, एक अर्थ है एक ठंडा है, दोनों मिल गए और इसी को 3 पिन में डेवलपमेंट कर दी। फायदा, अगर गलती से भी इसको अर्थिंग तार कट गया है, ठंडा तार कट गया तो जितना चाहिए इसको ऑलरेडी मिल रहा है, तो व्यक्ति सट भी जाएगा तो कहेगा कि ना आपसे कोई जरूरत नहीं है, हमको मिल रहा है, उस पर खतरा नहीं। और इसीलिए बड़े क्षमता के उपकरण में आवश्यक पार्ट, अब इसी लगाना है, फ्रिज लगाना है तुम्हारा जो है, तो इस समय 3 पिन है और 3 पिन इसीलिए दिया गया है ताकि इससे खतरा ना हो। अब जल्दी बताओ, अर्थ के लिए घर में जो वायरिंग है, वायरिंग में भी कई लोग जो चाहे तार यूज कर लेते, लेकिन एक मानक कहता है कि अर्थ के लिए हरा तार उपयोग करो, गर्म के लिए लाल तार उपयोग करो और ठंडा के लिए काला तार उपयोग करो। अब मान लेते हैं कि किसी के घर में बेचारे का 2 पिन वाला है वायरिंग, और वो नया फ्रिज खरीद के लाया तो उसको मिल गया 3 पिन मिला, तो उपाय सोच रहा है, कुछ नहीं समझ में आया तो काट दिया। 3 पिन बराबर काटो तो 2 पिन, तो जैसे ही काटा तो उसको तार कितना मिला? 3। और 3 मिलेगा तो निश्चित है कि जो भी ब्रांडेड कंपनी होगा, एक हरा होगा, एक लाल होगा, एक काला होगा, ये फिक्स है। अब 3 में 2 तार को अंदर भिड़ा, तो कई मूर्ख लाले हटा के हरियर काला के अंदर भिड़ा देगा, मारेगा धड़ाम से, क्योंकि दोनों आगे चल के एक ही हो गया, तो शॉर्ट मार दिया। तुमको जब ऐसा 3 तार मिले तो कहना कि सब पड़े हुए हैं, लाल अकेले छोड़ो और ये दोनों के पकड़ के एक ही में जोड़ो, अब बस दोनों को कंबाइन करो क्योंकि आगे दोनों जुड़ा हुआ। तो देखिए ये घरेलू वायरिंग का सिस्टम होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा घरेलू वायरिंग में अर्थ तार का कलर क्या है? तो हरा, अर्थ माने पृथ्वी, पृथ्वी पर हरियाली, हरा भरा, मार देना ठीक। बोलो जी हरा भरा क्लियर है सबका ना? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग को समझनी है, अगर किसी कारण से गर्म और ठंडा तार सट जाए तो इसको हम लोग शॉर्ट लगना कहते हैं।
और शॉर्ट सर्किट को ही हिंदी में लघु पथन कहते। लघु पथन का ही नाम क्या है? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट, इसी को हम लोग लघु पथन कहते हैं। लघु पथन का मतलब क्या हुआ? शॉर्ट लगना। और शॉर्ट लग जाने का मतलब क्या है? गर्म और ठंडा तार सट गए। अगर शॉर्ट लगेगा तो ये कहता है कि इसमें यहां का प्रतिरोध एकदम न्यूनतम हो जाएगा, और अगर प्रतिरोध कम हो गया तो धारा अधिकतम हो जाएगा। और उसमें प्रभाव में तुम पढ़े हो कि हीट धारा का स्क्वायर चलता है, इसीलिए तार तुरंत गर्म होकर गल जाएगा। तो आपसे पहला तो क्वेश्चन होगा कि शॉर्ट लगने से धारा शून्य हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। तो शॉर्ट लगेगा तो धारा अधिकतम हो जाएगा, प्रतिरोध न्यूनतम हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये दोनों बात जल्दी से नोट करना है, नीचे डैश लिख लीजिए। घरेलू वायरिंग में अर्थ तार हरा रंग का, अर्थ तार हरा रंग का, ठंडा तार काला रंग का, ठंडा तार काला रंग का, और गर्म तार लाल रंग का प्रयोग करते हैं, और गर्म तार लाल रंग का प्रयोग करते हैं, लाल रंग का प्रयोग करते हैं। चलिए नीचे लिख दीजिए लघु पथन शॉर्ट सर्किट। लघु पथन शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट डैश लिख दीजिए। जब कभी गर्म और ठंडा तार, जब कभी गर्म और ठंडा तार आपस में सटते हैं, आपस में सटते हैं, तो इसे लघु पथन कहते हैं। तो इसे लघु पथन कहते हैं, इसे लघु पथन कहते हैं। इसमें प्रतिरोध का मान बहुत कम, प्रतिरोध का मान बहुत कम, और धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है, और धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है, धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। चलिए कंप्लीट हो गया। तो ये थे आपके विद्युत धारा, और धारा का सेक्शन आपका पूरा कंप्लीट हो गया। फिजिक्स एक विषय आपका हमारे द्वारा जो चल रहा था कंप्लीट लास्ट हो गया। इसमें हम जो टारगेट रखे हैं, हम सोचे अगला सैटरडे संडे भी आपका कंटिन्यू में ही रहेंगे। सुन लो, 20 तारीख तक आपका सिलेबस पूरा खत्म का है। 21 और 22 हम सोचे फुल लेंथ टेस्ट हो जाएगा। इस टेस्ट का क्वेश्चन हम खुद ही सेट करेंगे। यही 3 घंटा टेस्ट, 2 घंटे का टेस्ट दोगे और 2-2.5 घंटा हम खुद ही डिस्कशन करवाएं। तो इसलिए 2 दिन